वैदिक संस्कृत। यानी कि सबसे पहले जो भाषा अगर भारतीय उपमहाद्वीप में देखें तो जो हमारे क्षेत्र में जो हमारे पूर्वज भाषा बोलते थे वो थी वैदिक संस्कृत। यानी कि ये संस्कृत का पूर्व रूप था। और वैदिक संस्कृत के जो बाद भाषा आई, जो वैदिक संस्कृत विकृत होकर जो नई भाषा बनी, वो भाषा थी लौकिक संस्कृत। भाषा खंड में एक एक भाषा को हम आराम से एक एक भाषा के ऊपर चर्चा कर कर एक एक भाषा को विधिवत विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे। तो वैदिक संस्कृत का जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व से कब तक, 1000 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। और लौकिक संस्कृत के बाद भाषा कौन सी आई, पाली। पाली के बाद कौन सी भाषा आई, प्राकृत। प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट। अवहट्ट के बाद भाषा हिंदी, यानी कि पुरानी हिंदी। तो ये हमारी भाषा का, हमारे भाषा का क्रम है जो हमारे क्षेत्र में, जो हमारे पूर्वज लोग भाषा को बोलते थे। तो हिंदी से पहले क्या था, तो हिंदी से पहले जो भी भाषाएं थी उनको हम लोगों ने देखा, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत। भाषा की ये प्रकृति है कि भाषा हमेशा कठिन से सरल की तरफ बढ़ती है। यानी कि जब कोई भाषा बहुत ही ज़्यादा परिष्कृत हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा उसमें व्याकरणिक नियम आ जाते हैं, जब भाषा में बहुत सारे नियम हो जाते हैं, जब ये होता है कि इस वाक्य को, किसी खास प्रकार के वाक्य को बोलने के कोई खास प्रकार का नियम होता है, जब भाषा इतनी ज़्यादा क्लिष्ट हो जाती है कि एक आम आदमी, एक गांव देहात का आदमी, जब उसके लिए भाषा दुरू हो जाती है तो भाषा वह फिर अपने तरीके से बोलने लगता है, फिर वो एक नई भाषा धीरे धीरे बन जाती है। तो अगर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वैदिक संस्कृत ही विकृत होकर, टूटकर लौकिक संस्कृत बनी। फिर जब लौकिक संस्कृत का व्याकरण बन गया, लौकिक संस्कृत परिष्कृत हो गई, तो ये भी फिर बदलकर पाली भाषा बनी। फिर पाली भाषा प्राकृत भाषा में, प्राकृत अपभ्रंश में, अपभ्रंश अवहट्ट में, अवहट्ट हिंदी। हिंदी भी फिर अलग अलग इसकी भी बोलियां हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। हिंदी की भी अलग अलग बोलियां हैं, भोजपुरी है, अवधी है, मैथिली है। अब तो मैथिली अलग ही भाषा के रूप में विकसित हो रही है। भोजपुरी भाषा को लेकर भी बहुत सारे जो है डिमांड्स हैं। तो भाषा इसी प्रकार से कठिन से सरल की तरफ प्रवाहमान रहती है। हिंदी से पहले क्या था तो हम लोगों ने देखा। आगे क्या इसके पहले भी भाषा थी? अब सवाल ये है कि वैदिक संस्कृत तो 1500 ईसा पूर्व तक आपने बताया कि 1500 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के पैदा होने, जिस वर्ष वो पैदा हुए थे उसके 1500 वर्ष
पहले तक आपने बताया कि भाषा जो चलती थी वो वैदिक संस्कृत। सही बात है। वैसे एक बात और भी समझना जरूरी है कि जो हम लोगों ने ये पूरा एक खंड देखा, एक समय सीमा देखी सभी भाषाओं की, कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जो है वैदिक संस्कृत, और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व ये जो भाषाएं हैं, लेकिन इनका कोई एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं है कि हाँ भाई 1500 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले से 1000 साल पहले तक ही वैदिक संस्कृत बोली जाती थी, या ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल पहले से केवल 500 साल तक ही लौकिक संस्कृत का प्रचलन था। संस्कृत तो आज भी बोली जाती है, आज भी संस्कृत स्कूलों में पढ़ाया जाता है, हिंदी, पाली, प्राकृत सारी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। लेकिन ये वो समय है, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें ये यही भाषा थी। एक सोसाइटी का बड़ा जो भाग था, बड़ा वर्ग, वो इन्हीं भाषा को बोलता था। ये आम आदमी की भाषा थी। ये जो टाइम पीरियड है, ये इन सभी भाषाओं का, ये जितने भी भाषाएं हैं, इन सभी के उस कालखंड को दिखाता है जब ये जन भाषा के रूप में थी, यानी कि जो जन साधारण था इन भाषाओं को बोलता था, अपनी दैनिक जीवन में इनका प्रयोग करता था, केवल स्कूलों में पढ़ने के लिए नहीं। क्या इसके पहले भी भाषा थी? 1500 ईसा पूर्व के पहले भी क्या भाषा थी? बिल्कुल भाषा थी। सिंधु घाटी सभ्यता की भी भाषाएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में भी तो लोग आपस में संवाद करते थे। उस समय की भी लिपियां हैं, लिपि चिन्ह हैं, लेकिन अभी उनको जो है डिसिफर नहीं किया गया, यानी कि अभी हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं, पढ़ने में अक्षम है। तो अगर इस बात पर चर्चा करें कि क्या इसके पहले भी भाषा थी, तो इस विषय पे थोड़ी बहुत चर्चा हो सकती है। भाषा विज्ञान का जो खंड है उसमें जब हम पढ़ेंगे तो हम विधिवत देखेंगे, एक एक चीज़ों पर, एक एक पहलुओं पर भाषा कैसे बढ़ी, पूरी दुनिया की भाषाओं को देखते हुए घूमते हुए आएंगे, और एक एक भाषा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सभी भाषाओं पर विधिवत जो है चर्चा करेंगे। इसके पहले भी भाषा थी, इसके पहले, वैदिक संस्कृत के पहले। इस पे चर्चा करना हम लोग, जैसा कि कहा, कि भाषा खंड में देखेंगे, लेकिन पूरी दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं वो लगभग 3000 हैं, इसको हम लोगों ने देखा। इन जो भी ये भाषाएं हैं, इनको इनकी ध्वनि को देखते हुए, व्याकरण को देखते हुए, संरचना को देखते हुए, इनके प्रयोग को देखते हुए, तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करके, जो भाषा वैज्ञानिक है, जो भाषाविद है, जो भाषा पर रिसर्च करते हैं, जो भाषा को पढ़ते हैं, भाषा को समझते हैं, वो इनको लगभग कुल 18 भाषा परिवारों में, 18 भाषा परिवारों में, लगभग 18 भाषा परिवारों में बांटा है। यानी विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, इनको 18 भाषा परिवारों में बांटा है। अगर ध्यान दें तो जो मुझे याद आ रहा है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, जो कि भारतीय भाषाविद हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो 1923 से 1989 इनका जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष। और एक जर्मन भाषाविद हैं, उनका नाम है हमबोल्ट, जॉन वोन, आई थिंक जॉन वॉन हमबोल्ट करके ही है। ये जर्मनी के थे। ये जर्मनी के भाषाविद थे,
तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और ये जो हमबोल्ट हैं, ये पूरी दुनिया में भाषा परिवारों की संख्या 13 भाषा परिवार। तेरह भाषा परिवारों में ये बांटते हैं। ये 13 भाषा परिवार, लेकिन निर्विवादित रूप से 18 भाषा परिवारों में बांटा गया है, जो भी दुनिया की पूरी 3000 भाषाएं हैं उनको। अब और एक नाम याद आ रहा है, फ्रेडरिक म्यूलर या फ्रीड्रिस म्यूलर नाम से हैं, भाषाविद हैं। फ्रीड्रिस फ्रीड्रिस या फ्रेडरिक आप कहिए, चाहे आप फ्रेडरिक कहिए, क्योंकि उनका नाम है, नाम को उसी प्रकार से पढ़ा जाए। फ्रेडरिक म्यूलर। फ्रेडरिक म्यूलर जो है वो ऑस्ट्रिया के, फ्रेडरिक म्यूलर ऑस्ट्रियाई जो है, ये ऑस्ट्रियाई भाषाविद हैं। ये भाषा परिवारों की संख्या 100 भाषा परिवारों में ये बांटते हैं, 100 भाषा परिवार। तो अगर कोई प्रश्न कहीं आपकी परीक्षाओं में कभी ये आ जाए कि किस भाषाविद ने भाषा परिवारों की संख्या 100 के करीब मानी है, तो फ्रेडरिस या फ्रेडरिक म्यूलर, आप इसको याद रखें। अब दुनिया के जितने भी 18 भाषा परिवार हैं उनको जो है चार भौगोलिक क्षेत्रों, यानी पूरी धरती पर जितने भी पूरी दुनिया में भाषाएं बोली जाती हैं उनको 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं लाल ही ले लेता हूँ। चार भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला भौगोलिक क्षेत्र है यूरेशिया। दूसरा भौगोलिक क्षेत्र है, पहला यूरेशिया, दूसरा अफ्रीका भूखंड। तीसरा आपका अमेरिका का। और चौथा प्रशांत महासागरी। चार भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, यूरेशिया, अफ्रीका भूखंड, यूरेशिया भूखंड। यूरेशिया का मतलब है यूरोप प्लस एशिया। इन चार भौगोलिक क्षेत्रों में दुनिया के सारे भाषा परिवारों को बांटा गया है। अब अगर आप देखें तो यूरेशिया के जो भाषा परिवार हैं, भौगोलिक क्षेत्र हैं, उनके जो भाषा परिवार हैं वो हैं कुल दुनिया के 18 में। यूरेशिया के जो भाषा परिवार हैं उनमें यूरेशिया के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उसमें कुल 10 भाषा परिवार हैं। भारोपीय, द्रविड़, काकेशी, बुरसस्की, उराल अल्ताई, चीनी, जापानी कोरियाई, अत्युत्तरी जिसको हाइपस बोरी भी बोलते हैं,
पास्क, सामी, हामी। तो हमको इन सबको ध्यान नहीं रखना है भाषा खंड के क्षेत्र में। जब किसी भाषा पर पढ़ेंगे, भाषा विज्ञान में, तो हम इन सबको देखेंगे कि इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हमको केवल भारोपीय पर चर्चा करनी है। आप देखें तो जो आपका ये भारोपीय है, इसको भारोपी को आर्य परिवार भी कहते हैं, या आप इसको भारत हित्ती कहिए, भारत हित्ती परिवार कहिए, अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। या आप इसको भारतीय जो है जर्मनिक भी कहते हैं। तो ये जो भारोपी परिवार है, भारोपी हमारा, ये हमारा जो भारोपीय, हमारा ये जो भारोपीय परिवार है, भाषा परिवार, इसको दो वर्गों में बांटा गया है। एक है सतम और एक दूसरा है केंतुम। इस पर चर्चा हम जो है भाषा खंड में करेंगे। लेकिन हमको समझना है हिंदी कहाँ से आई, हिंदी का उद्भव विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा किससे संबंधित है। क्योंकि हम ये पूरा जो सेशन है हम हिंदी से संबंधित, हिंदी भाषा को बढ़िया से जानेंगे तो ही उसके व्याकरण, उसकी संरचना, वो कहाँ से आई है, कैसे संबंधित है किन किन भाषाओं से, तो हम उसको बढ़िया से समझ पाएंगे। सतम वर्ग में एक जो भाषा परिवार का खंड है, जो भाषा खंड है, या आप ये कहें कि भारोपीय भाषा का जो भारोपीय भाषा की एक शाखा है, उसका नाम है भारत भारत ईरानी, भारत ईरानी शाखा। और भारत ईरानी शाखा में ही आपकी जो है, भारत ईरानी शाखा में ही 3 उप शाखाएं हैं। पहला है ईरानी, दूसरा है दरद, तीसरा है भारती या भारतीय आर्य। ईरानी में आपकी ईरानी ताजकी भाषाएं हैं, इसमें कश्मीरी भाषा है, और ये जो भारतीय भाषा है आपको केवल इस पे ध्यान रखना है, ये भारतीय। तो हिंदी इसी भारतीय आर्य भाषा की शाखा है। अगर हम ध्यान से देखें तो हिंदी जो है भारोपीय परिवार की, हिंदी भारोपीय परिवार की भारत ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की भाषा है। देखिए ध्वनि के आधार पे भारोपी परिवार की 10 शाखाएं हैं। तो आप लोगों के लिए ये विस्तृत चर्चा तो हम जो है भाषा खंड में करेंगे, पर समझने के लिए है कि ये आपका सतम वर्ग है, ये आपका सतम वर्ग है, ये केंतुम वर्ग है। तो इसमें जो है आपको दिख रहा होगा कि भारत ईरानी यानी कि आर्य शाखा, उसमें जो है आपकी ईरानी, दरद और भारतीय। तो इसी भारतीय आर्य शाखा की जो है भाषा है हिंदी। तो आप कह सकते हैं कि हिंदी एक आधुनिक भाषा तो है ही, क्योंकि प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, उस दृष्टि से तो हिंदी एक आधुनिक भाषा है। तो आप ये जो पूरा हम खंड पढ़े उस दृष्टि से आप कह सकते हैं कि हिंदी भारोपीय हिंदी भारोपीय परिवार या हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भारत ईरानी शाखा की भारतीय आर्य उपशाखा की भाषा है।
तो हम लोगों ने हिंदी के बारे में ये देखा। और जब ये भारतीय आर्य जो है, ये आपका भारतीय जो आपका ये भारतीय अंत में भारतीय जो भारत ईरानी शाखा से आपका जो भारतीय आर्य भाषा है, भारतीय आर्य भाषा, फिर इसी में जो है हम लोग जो है इसके भी खंड को पढ़ते हैं। इसका भी जो प्राचीन है उसमें हम लोग वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत को पढ़ते हैं। मध्यकालीन में पाली प्राकृत, और आधुनिक में जो है हम आपका मध्यकालीन में पाली प्राकृत अपभ्रंश को पढ़ते हैं, और आधुनिक भाषाओं में जो है भारतीय आर्य भाषा में हम लोग जो है हिंदी, बांग्ला, इन सब भाषाओं का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग जो है आज के सेशन में हिंदी के बारे में, हिंदी के उद्भव तथा विकास को देखें। हम लोगों ने शुरू से जहाँ से शुरुआत की थी, भाषा क्या है, तो हम लोगों ने सीखा कि हिंदी जो है एक भाषा है, और भाषा बोलने का, बात करने का, संवाद का माध्यम है। भोलानाथ तिवारी के शब्दों में भाषा जो है बोल सकने वाले मनुष्यों की भाषा है। कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में भाषा जो है मनुष्य जिसके द्वारा अपनी बातों को, विचारों को स्पष्टतया सामने वाले तक पहुंचा सकता है। फिर हम लोगों ने चर्चा की कि लिखित भाषा भी भाषा है, लेकिन लिखित भाषा का जो आधार है वह मौखिक भाषा है, यानी कि बोलना ही आधार है लिखित भाषा का। हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने चर्चाएं की कि जब हम व्याकरण खंड जो हम पढ़ेंगे, जिस भाषा का हम लोग व्याकरण खंड पढ़ेंगे, वो 1850 से जो भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म के समय से जो भाषा आधुनिक हिंदी है उसका व्याकरण पढ़ेंगे। लेकिन जब हम साहित्य पढ़ना शुरू करेंगे, जब हम साहित्य पढ़ेंगे, तो हम साहित्य पढ़ते वक्त केवल 1100 तक नहीं जाएंगे। हिंदी का साहित्य पढ़ते समय हम 750 ईस्वी तक जाएंगे, 750 ईस्वी तक, यानी कि हिंदी के आदि कवि सरहपा, हिंदी के आदि कवि सरहपा के काल तक भी जाएंगे जब हम साहित्य पढ़ेंगे। और भाषा खंड तो अथाह है, भाषा खंड पढ़ते समय हम वैदिक संस्कृत तक भी जाएंगे जब हम डीप पढ़ेंगे। तो आज का सेशन काफ़ी लंबा था, विस्तृत था, लेकिन उम्मीद है आप लोगों के लिए यह सेशन बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक रहा होगा। आप लोगों को सारी बातें स्पष्टतया समझ में आई होंगी। तो इतने लंबे सेशन लेने के बाद एक लाइक तो भाई बनता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।